फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट से जो असिस्टेंट का वैकेंसी आया है उसका प्रैक्टिस सेट 6। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट है ये किस प्रकाशन का है? तो ये रुक्मिणी का है। किस प्रकाशन का है दोस्तों? ये रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 100 प्रश्न है ना। आप सभी 100 प्रश्न को हल करें और अपना मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। दोस्तों यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, है ना। चलिए वीडियो को अंत तक देखें। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, क्या है दोस्तों? आज का पहला प्रश्न है, किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? है ना। किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रीडिंग ने या लॉर्ड हार्डिंग-लुत्जी ने? तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो इसका कालक्रम कब से कब था? तो 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक, है ना। 1916 से 1921 ईस्वी तक जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कालक्रम था और इसी के काल में रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। वहीं लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसका जो कालक्रम था दोस्तों कब से कब तक था? तो लॉर्ड कर्जन का था 1899 से 1905 तक था। कब से कब तक था दोस्तों? 1905 तक, 1899 से 1905। वहीं लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 1921 से 26 तक था। कब तक था दोस्तों? 1926 तक था। चलिए अब इसका हम लोग सही जवाब की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था, किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड रीडिंग ने किया था। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बी.डी. सावरकर का संबंध निम्नांकित में से कौन संगठन या समाज से था? हिंद भारत समाज से था, अनुशीलन समिति से था, नौजवान सभा से था या अभिनव भारत के साथ? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात अभिनव भारत। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न। इसमें कहा जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? गोवा, सिक्किम, केरल या मिजोरम? तो इसका भी जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 4 नंबर करा इसमें कि दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार में हाट बनाया गया। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मधुबनी। इसका जो शुरुआत किया गया था दोस्तों सर्वप्रथम मधुबनी से किया गया था और यह हाट मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड में अड़रिया संग्राम क्षेत्र में मिथिला हाट नाम से स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर आपका था निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल है? ग्रेनाइट है, डियोराइट है, बेसाल्ट है या उपरोक्त सभी है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात ग्रेनाइट, डियोराइट और बेसाल्ट ये सभी जो है आग्नेय शैल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या गंगोत्री? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात देवप्रयाग। दोस्तों अगर भागीरथी और अलकनंदा की बात करें, है ना, या फिर गंगा नदी की बात करें तो जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है और तो यहीं पे इसे क्या कहते हैं? गंगा के नाम से यहाँ से दोस्तों बहती है और ये बहते हुए क्या करती है? बांग्लादेश जाती है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न और इसमें हमें बताना है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। किसने दिया था? सरकारी आयोग ने दिया था या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था, विधि आयोग ने दिया था या ठक्कर आयोग ने दिया था? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रशासनिक सुधार आयोग ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा कानून बनाया गया? संविधान का 52वां संविधान संशोधन, जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है दल बदल पर क्या किया गया? कानून बनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ। तो भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता कब हुआ था और उस पर हस्ताक्षरित कब किया गया, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1954, अर्थात इसका जो सही जवाब होगा सी हो जाएगा। चलिए भारत और चीन के युद्ध की बात करें तो थोड़ा सा हम लोग जानें। सन 19 अप्रैल 1954 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के पहले प्रीमियर चाउ एन लाई के बीच दिल्ली में समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? पंचशील समझौता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर। इसमें कहता है भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब में पारित किया गया था, है ना? किस वर्ष में पारित किया गया था?
1951 में, 1974 में, 1965 में या 1949 में? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है। कह रहा है सूची 2 को सूची 1 के साथ मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। अब ए में है दोस्तों क्यूरोसिटी रोवर, तो क्यूरोसिटी रोवर क्या है? बी में है मैसेंजर, सी में है रुस्तम 1 और डी में है आकाश 2। इसको सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलाना है। तो क्यूरोसिटी रोवर का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? ये हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का मंगल अन्वेषण अंतरिक्ष यान है। दूसरा है दोस्तों मैसेंजर, तो मैसेंजर क्या है? मैसेंजर जो है दोस्तों वह नासा का बुध अन्वेषण अंतरिक्ष यान। वहीं पे बात करें हम लोग रुस्तम 1, तो रुस्तम 1 क्या है? तो रुस्तम 1 है दोस्तों डीआरडीओ का मानव रहित हवाई वाहन। बाकी जो बच गया आकाशदूत, वो आकाशदूत क्या हो जाएगा? टैबलेट। अर्थात इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 3, 4, 2 और 1। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसका कहाँ पे है। 3, 4, 2 और 1, तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो दोस्तों 12 नंबर, कह रहा है कि ऑयल पाइजर क्या है? तो ऑयल पाइजर जो है दोस्तों यह एक तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मात्रक है, प्रतिरोध का है, आवेश का है, प्रतिरोधकता का है या चालकता का है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा चालकता का मात्रक। किसका मात्रक है दोस्तों? चालकता का मात्रक जो है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें 14 नंबर, कहता है इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात समजात। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर, कह रहा है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? ओजोन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है ना? लिम्फोसाइट का निर्माण किस अंग में होता है? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों अस्थि मज्जा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी, है ना। इसमें 25 से 30% भाग जो है श्वेत कणिकाओं का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में कहता है कि किस विटामिन को फैटी एसिड के रूप में जाना जाता है, अर्थात वसा युक्त एसिड के रूप में जाना जाता है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात विटामिन एफ। कौन है दोस्तों? विटामिन एफ। विटामिन एफ 2 आवश्यक बसीय अम्लों को कहा जाता है ना। इसका कार्य की बात करें तो कैलोरी ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका कार्य है दोस्तों कोशिका संरचना के निर्माण में है, समान वृद्धि, दृष्टि विकास और मस्तिष्क के समृद्धि में कार्य है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इंसुलिन के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है ना? कौन सा एक सही है? इंसुलिन के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। 4 को कथन दिया गया है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता है। इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव को दिया जाता है। और वहीं पे डी में बात करें तो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रत्येक वृक्क में कौन सी अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाच, साइनोसाइड या ब्रिकाणु? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, कह रहा है कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के खाली स्थान तट की ओर स्थित है। तो कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर स्थित है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है ना? मैथिली है, हिंदी है, भोजपुरी है या उर्दू है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा है 22 नंबर प्रश्न, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? वो थे दोस्तों मुरली भरावा के। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर दोस्तों। 23 नंबर, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब का फूल, चमेली का फूल, गेंदा का फूल या रात की रानी पुष्प? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा का फूल है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों SSCB, है ना, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न, और ये जीके जीएस का आखिरी प्रश्न है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है। डिजिटल भुगतान उत्सव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
डिजिटल भुगतान उत्सव दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अश्विनी वैष्णव के द्वारा। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जीके जीएस का 25 क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे है ना 26 से लेकर 50 तक जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, इसे भी हम लोग देखते हैं। आप लोग यदि संभव होगा तो इसे पॉज करके है ना वीडियो को रोक करके आप लोग उसको हल करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बताता चलूँगा। चलिए देखते हैं 25 नंबर से लेकर 50 तक के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न है, कहता 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करना है। दिसपुर है, मुंबई है, झारखंड है, चेन्नई है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दिसपुर हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, या चेन्नई हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दिसपुर हो गया, ये मुंबई हो गया और ये चेन्नई हो गया। ये राज्य की राजधानियां हैं जबकि झारखंड स्वयं एक राज्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, कहता है कोई धनराशि पी, क्यू और आर में इस प्रकार बांटी जाती है कि जब पी को 1 रुपये मिलते हैं तो क्यू को 75 पैसे और जब क्यू को 1 रुपये मिलते हैं तो आर को 50 पैसे। यदि कुल धनराशि में आर को 36 रुपये मिले तो पी को कितने रुपये मिलेंगे? तो दोस्तों इसको आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ए। इसको बना सकते हैं आप लोग, रेशियो से निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है पी को 1 रुपये मिलता है, तो 1 रुपये का मतलब कितना? 100 रुपया। तो पी और क्यू के रेशियो मिला लीजिए तो हो जाएगा 100 और रेशियो कितना? 75। इस तरह से आप लोग हल करेंगे, ये बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की उसी दर से वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। कह रहा है 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, है ना। कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा प्रश्न बड़ा है ना, इसको पढ़ें। कहता है के प्रतिशत एल का अर्थ है के एल का भाई है, के डॉलर एल का अर्थ है कि के एल का पति है, के @ एल का अर्थ है कि के एल की बहन है, के हच एल का अर्थ है के एल की माँ है। अब आपको इससे रिलेटेड एक व्यंजन दिया गया है ना, इसको आप व्यंजन से उसको ऊपर की दिए गए जो अर्थ है उसके अनुसार सरियाइए और आपको पता चल जाएगा कि एच जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दिया गया व्यंजक के अनुसार आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों, जब सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री से कितना हो जाता है? 30 डिग्री, तब ऊर्ध्वाधर टावर की समतल भूमि पर छाया की लंबाई में 10 मीटर वृद्धि हो जाती है। छाया की लंबाई में कितना हो जा रहा है? 10 मीटर की वृद्धि हो जा रहा है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न दिया गया है और शायद ये रीजनिंग का प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में क्या है? कह रहा है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी कुत्ते हाथी हैं, कोई भी हाथी गाय नहीं है। तो दोस्तों आप बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप लोग हल करें, है ना। जब हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न में क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में लायर को इस तरह से लिखा जाता है, एडवाइस को इस तरह से लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में कोट को कैसे लिखा जाएगा? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों, है ना। तो इसको आप लोग देखें क्या है। एल को एल सेम लिख दिया गया है, उसके बाद क्या गया है? ए को क्या किया गया है? 2 लेटर बाद ले गया है। ए को क्या किया है? 2 लेटर बाद ले गया है और उसके बाद डब्लू को लिख दिया है। एक अक्षर छोड़ के डब्लू को लिख दिया है। तो आप इसको पहले बढ़िया से सजाएं, है ना। जब सजाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अल्टरनेट है ना। वो LAWYER लिख दें, उसके नीचे LWEAYR लिखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन संख्या कहाँ पे होगा। उसी प्रकार इसको सजाया गया है। तो अगर उसी प्रकार इसको भी सजाएंगे आप लोग कोर्स को, तो ये बन जाएगा सी के बाद क्या बन जाएगा दोस्तों? यू के बाद क्या बनेगा? टी, CUT हो गया। और उसके बाद आप लोग सजाइए, उसके बाद बन जाएगा O, उसके बाद बन जाएगा R, उसके बाद बन जाएगा S। किसमें है? CUTORS। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न में क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप लोग हल करें इस प्रश्न को और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दुगना करता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे बी की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। आप लोग को इसको हल करना है दोस्तों। हल करेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। 35 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याएं
जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या संबंध है। 7 है, 18 है और 75 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे हुआ है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 18 और 7 को जोड़ते हैं तो 18 7 कितना हुआ 25। अब 25 में 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 75। चलिए उसी में देखते हैं। इसमें 11 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। 28 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 36 नंबर प्रश्न कहता है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। तो हम लोग को चेक करना है कि कौन सा भिन्न है ना। तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों। जी है, पी है, एल है, सब का मान रखें। जी का मान कितना होता है 7, पी का मान कितना होता है 16 और एल का मान कितना है 4। तो 9 7 16, 16 में से 4 घटाएंगे 12, ओ का मान 15, एक्स का मान कितना होता है, एक्स का मान 24, सॉरी एक्स का मान 24 और एस का मान कितना हो जाएगा आपको 19। 24 में से 5 घटेगा 19। उसी प्रकार आप सब लोग को देखेंगे तो इसका जो सही जवाब आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 नंबर प्रश्न देखें दोस्तों। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 103 है, 107 है या 109 है। क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है और जो अभाज्य है वो है दोस्तों 101। कितना है 101। चलिए 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न दोस्तों। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 3 4 6 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है ना। उस संख्या के अंकों का योग क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह का जब प्रश्न दिया गया रहे तो जिस संख्या से विभाजित होता है उसे का एलसीएम निकालना है। 3 4 6 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे है ना। और एलसीएम निकाल के जो भी संख्या आता है उससे हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। एलसीएम निकालकर जो भी आए उससे 3 अंकों की बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है दोस्तों। और भाग देने के बाद जो शेष बचे उसको घटा करके और हमें जोड़ना कितना है, 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है दोस्तों, 1 जोड़ना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 16। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब है 39। कह रहा है किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 27 79 62 57 40 84 29 71 तथा 80। प्राप्तांक की माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, माध्य निकालना है ना। माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दिए गए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और कुल संख्याओं की संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जो भी आंसर आएगा उसका सही जवाब हो जाएगा आपको 58.8। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों कि लकड़ी का एक फाटक समलंब चतुर्भुज के आकार का है। इसकी समानांतर भुजाएं इतना मीटर और इतना मीटर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी 1.2 मीटर है। यदि लकड़ी का भाव 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो फाटक में लगी लकड़ी का मूल्य क्या होगा। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, हल करिए और हल करने के बाद बताइए कि इसका जो सही जवाब है क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही जवाब है दोस्तों सी हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग का प्रश्न है ना। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला का पूरा करें। तो दिया गया है प्रश्न दोस्तों 37 है, 50 है, 65 है, 82 है ना, और उसके बाद 101 है और उसके बाद हमें निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए देखिए 37 और 50 में कितना का अंतर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 का अंतर। 37 और 50 में कितना का अंतर है, 13 का। उसी प्रकार 50 और 65 में कितना का अंतर है, 15 का। उसके बाद 65 से 82 तक में अंतर देखिएगा तो 17 का होगा। फिर 82 से 101 तक जोड़ी अंतर देखिएगा तो 19 का होगा। तो हम लोग देख रहे हैं 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21। 21 जोड़ेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न। इसमें दिया गया उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। हमें बताना है कि ये जो आकृति है दोस्तों किस में अंतर्निहित है, क्या ए में है या बी में है या फिर सी में है या डी में है। दी गई आकृति जो है किस में अंतर्निहित है, ये चीज़ हमें बताना है। दी गई आकृति किस में अंतर्निहित है ये हमें क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो चलिए बता दें हम लोग फटाफट। मुझे लग रहा है दोस्तों इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को क्या इसका सही जवाब लग रहा है ना। मुझे तो लग रहा है कि इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न।
कह रहा है के अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा एम अकेला समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। के तथा एम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। एम शेष कार्य को कितने दिनों में हल करेंगे? इसको दोस्तों आप लोग एलसीएम मेथड से हल करेंगे। जब एलसीएम मेथड से हल करेंगे तो ये इजीली बन जाएगा, है ना। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है जो दिया गया है उसका मान करना है, इसको हल करके मान निकालना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसको आप लोग हल करेंगे तो इसका जो सही जवाब है वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होते हैं, तो इसका क्या है? तो इसको जो हल करेंगे दोस्तों और हल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका ए जो है सही है। नेक्स्ट है 5 व 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। 5 और 10 का क्या निकालना है? तृतीय अनुपाती निकालना है। तो आप लोग इसको हल करेंगे तो दोस्तों तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी डी नहीं होगा दोस्तों, इसको 5 व 10 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 10 गुना 10 बटा में 5, है ना। तृतीय अनुपाती यानी इसको हम लोग ऐसे ही हल करते हैं दोस्तों, ए गुना सी आप बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। तृतीय अनुपाती निकालेंगे तो बी स्क्वायर बटा ए, तो बी का मान 10 गुना 10 बटाए 5, 5 से हल कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न। चलिए 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। कह रहा है किसी परीक्षा में 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? आप लोग इसको हल करें और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों यदि √6 बराबर 2.45 हो तो √2 बटा 3√3 का मान क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न जो दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो संबंध आँख से है, ओंकोलॉजिस्ट का सही संबंध खाली स्थान से है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा कैंसर, है ना। क्या हो जाएगा? कैंसर का संबंध हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है मैथ रीजनिंग का 50 क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है 51 से लेकर 75 तक इंग्लिश का प्रश्न हल करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्प्यूरियस। तो स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्प्यूरियस का मतलब होता है झूठा, गलत, नकली, है ना। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? झूठा होता है, गलत होता है, नकली होता है। तो इसका एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम क्या होगा? तो जेन्युइन हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। जेन्युइन मतलब वास्तविक होता है, सही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हैजी। हैजी का हमें क्या निकालना है? एंटोनिम बताना है। तो हैजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जाना। तो हैजी का मतलब होता है धुंधला। हैजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? धुंधला होता है। तो आप तो समझ गए होंगे कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। तो इसका जो एंटो होगा दोस्तों वो हो जाएगा डी अर्थात क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न। इसमें हमें बताना है, क्या बताना है? आई एम सॉरी टू fill in the blanks on you at this late hour. I am sorry to fill in the blanks on you at this late hour. तो दोस्तों हमें बताना है इस fill in the blanks की जगह पे क्या होगा, है ना। fill in the blanks की जगह पे क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इंटरप्ट, INTERRUPT, ये होगा इंटरप्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? घुसपैठ करना, जिसका अर्थ क्या है? घुसपैठ करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। कह रहा देयर वाज ए बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेन एवर ए कस्टमर इंटर्ड। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको नो सब्सटीट्यूशन, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 54 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर। इसमें दिया गया है, इसमें भी वही है दोस्तों, सब्सटीट्यूट करना है ना। और यदि नहीं हो तो नॉट सब्सटीट्यूटेड रिक्वायर्ड करना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? चलिए इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है? सो ही डिड नॉट कैरीज हिज ऑन वाटर बोटल। कह रहा कुणाल डिड नॉट एंटिसिपेट द नीड, सो ही डिड नॉट कैरीज हिज ऑन वाटर बोटल। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सो ही डिड नॉट कैरी हिज ऑन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 56 नंबर प्रश्न कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीम लीडर आस्क्ड फॉर ए फिल इन द ब्लैंक्स रिपोर्ट टू बी गिवन इन नॉट मोर देन 1 पेज। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कॉन्सिस। और कॉन्सिस का बात करें तो कॉन्सिस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जटिल, जटिल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इसका जो है एप्रोप्रिएट मीनिंग हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ हम लोग जानेंगे। द टू ड्रैग वंस फीट। इसका जो अर्थ है दोस्तों क्या है? टाल मटोल करना,
टाल मटोल करना, टाल मटोल करना होता है। क्या होता है दोस्तों? टाल मटोल करना। अब चलिए इसका क्या, टू वॉक विथ लिम्प, टू डिले टेकिंग ए डिसीजन, टू वॉक अनस्टेडली, टू पुल समवन्स लेग्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डिले टेकिंग ए डिसीजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, है ना। तो इसका साइनोनिम हमें बताना है, क्या होगा इसका साइनोनिम? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल और ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। दोस्तों इसे तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद ही इसका सही जवाब पता चलेगा, है ना। तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ें और सही प्रश्न जवाब देने का प्रयास करें। मैं बता दूं कि इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न में कहता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ABORD। इसका जो सही मतलब है वो होता है आवास। क्या होता है? आवास, आवास या इसी को डेरा कहते हैं, है ना, आवास या डेरा। चलिए इसका हमें सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका साइनोनिम बताना है, बी हो जाएगा। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब ये आवास होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड हमें चेक करना है, तो इसका हमें क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। इसका जो सही जवाब है अचीवमेंट। क्या हो जाएगा? अचीवमेंट। ये जो है दोस्तों अचीवमेंट, अचीवमेंट का मीनिंग क्या होगा? ACHIEVEMENT, अचीवमेंट, ACHIEVENT, अचीवमेंट। इसका अर्थ होता है दोस्तों उपलब्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न। इसमें भी कहता है दोस्तों सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका क्या होगा? तो इसका भी जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, सस्पेंस हो जाएगा। सस्पेंस का मीनिंग क्या होता है? तो सस्पेंस का मीनिंग होता है SUSPENCE। सस्पेंस का मीनिंग क्या होता है? SUSPENCE। और सस्पेंस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संदेह, संदेह होता है। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न और कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव और पैसिव फॉर्म। सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर। तो इसे एक्टिव और पैसिव फॉर्म में हमें बताना है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, तो सबसे पहले जो हमें बताना है कि ये जो दिया गया स्ट्रक्चर है वो एक्टिव में दिया गया है ना, और इसे हमें क्या बदलना है? पैसिव बदलना है। तो पैसिव बदलने के लिए हम लोग इसको बदलेंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विथ अमेजिंग ऑफर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। इसमें भी दोस्तों कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच में हमें बदलना है ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क, है ना। तो इसे जब हम लोग बदलेंगे दोस्तों तो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ही सेड टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा था प्लीज हेल्प मी, है ना, यानी रिक्वेस्ट किया था। तो ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 65 नंबर। इसमें हमें बताना है कि किसमें एरर है ना। तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न को हल करें। हल करने के बाद बताएं कि इसमें किसमें एरर है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। या क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ जो लिखा गया है इट इज, है ना, इट इज, यहाँ जो इट्स लिखा गया है उसे ऐसे लिखना चाहिए इट्स, है ना, इट्स, या फिर इट इज लिखना चाहिए, है ना, यही फॉल्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर। इसमें कहता है दोस्तों सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम। इसका जो फ्रेज दिया गया है ना, मुहावरा दिया गया है, इसको बताना है इसका सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब पहले तो इसका अर्थ देख लें। इसका अर्थ क्या होता है? टू टेक अप द टू टेक अप द गॉन्टलेट। तो इसका सही अर्थ जो होता है दोस्तों क्या होता है? इसका अर्थ होता है चुनौती स्वीकार करना, चुनौती स्वीकार करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 67 नंबर प्रश्न। कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। कह रहा है पर्सन हु इज द नेचुरल सक्सेसर ऑफ एंड कैस्टल प्रॉपर्टी, है ना। तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। कह रहा है द शॉप्स एट द इंडियन एयरपोर्ट्स हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स प्राइसेस इन इंडियन रुपीज। टैग है, डिस्प्ले है, ट्रेस है या कन्वर्ट है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात डिस्प्ले। नेक्स्ट नंबर है 69। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्पेरियल। इम्पेरियल का हमें साइनोनिम बताना है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है सोवेरिन हो जाएगा। नेक्स्ट है
70 नंबर प्रश्न कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वन। मोनोटोनस का हमें क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा एक बोरलिंग हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 71 से 75 नंबर प्रश्न। दोस्तों ये जो दिया गया प्रश्न है ये पैसेज पर आधारित है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पैसेज पढ़ना होगा, तो आप लोग इस पैसेज को पढ़ें, है ना। और पैसेज को पढ़ने के बाद दिए गए 71 से 75 तक जो प्रश्न दिया गया है उसे आप लोग बताएं। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जो 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों वो हो जाएगा आपको क्या, डी हो जाएगा। 71 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। वहीं पे 72 क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वही चलिए 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वहीं 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका भी सी हो जाएगा। और 75 नंबर प्रश्न की बात करें तो दोस्तों इसका भी जो आंसर होगा सी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हिंदी का प्रश्न। यहाँ से दोस्तों 76 से लेकर 90 तक का जो प्रश्न है वो हिंदी का है, और 90 से जो 100 तक का प्रश्न मिलेगा वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, यानी कि जो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है दोस्तों 77 नंबर प्रश्न कह रहा है पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, अंशुक है, द्विज है, वरुण है या तन्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा द्विज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन शब्द का विलोम क्या है, वर्तमान है, अर्वाचीन है, समीचीन है, नवीन है। तो प्राचीन का क्या हो जाएगा दोस्तों, नवीन हो जाएगा, इसलिए इस अर्वाचीन हो जाएगा। प्राचीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा। चलिए 78 हो गया। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न कहता है निर्यात का संधि विच्छेद करें। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ यात, निर्यात। नेक्स्ट है दोस्तों 80 नंबर प्रश्न बुढ़ापा में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय पूछ रहा है दोस्तों बुढ़ापा में, तो आपा हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न तथैव में कौन सी संधि है। तथैव में कौन सी संधि है, यन है, विसर्ग है, वृद्धि है या दीर्घ है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है भरपेट में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 83 नंबर। इसमें कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द चुने। संसारिक, संसारिक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, संसारिक होता है। 84 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, तिल को ताड़ में बदलना, किसी बात को अधिक महत्व न देना, पेड़ पर तिल का आना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखें। वे आम के पेड़ हैं, है ना, वे आम के पेड़ हैं। तो जो काले शब्द है उसका सर्वनाम का प्रकार पूछता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चय सर्वनाम। नेक्स्ट है तरल का विलोम शब्द। तरल का विलोम शब्द हमें बताना है, क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा या जटिल हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ठोस। नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों 87 नंबर प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्पर्श है, लेख है, दुख है या गरिमा है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात गरिमा। दोस्तों प्रश्न संख्या 88 से लेकर 90 तक ये जो है आपको दिया गया है पैसेज, इसी पैसेज को पढ़कर आप लोग को जवाब देना है। तो दोस्तों आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे, है ना, और पैसेज को पढ़ने के बाद ही आप लोग को जवाब देना है। तो आप लोग पैसेज को देख लें, है ना। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। करा किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है, तकनीकी ने, रिश्वतखोरी ने, जी हुजूरी ने, बेरोजगारी ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिश्वतखोरी ने। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं, मध्यम वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग, सर्वहारा वर्ग या ये सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है, समाज सेवा में, शासन व्यवस्था में, भ्रष्टाचार में या स्वार्थ लिप्सा में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात भ्रष्टाचार में। तो दोस्तों अब तो हमारा जो है हिंदी का प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। 91 से लेकर 100 तक कंप्यूटर का प्रश्न है। चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह क्या कहलाती है, बग कहलाती है, कैश कहलाती है या कुकीज कहलाती है या मालवेयर कहलाती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कुकी कहलाती है। नेक्स्ट है एक 92 नंबर प्रश्न कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल+E
कंट्रोल प्लस ई का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। चयनित पाठ क्या है? केंद्र संरेखित हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 93 नंबर प्रश्न, कह रहा है इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? टीवी के, यूनिक आईपी एड्रेस की, हैकर की या ईमेल की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न, कह रहा है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले जो डाटा होता है उसको इनपुट और बाहर आने वाली डाटा को आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पीएनजी फाइल खाली स्थान फाइल होती है। क्या होती है? कौन सी फाइल होती है? तो पीएनजी फाइल जो है इमेज फाइल होती है। क्या होती है? इमेज फाइल। डॉट पीएनजी फाइल इमेज फाइल है। वही 96 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर कहते हैं, माउस पैड कहते हैं, माउस रक्षक कहते हैं या माउस चालक कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात माउस पैड। नेक्स्ट है 97 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का उदाहरण हमें बताना है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है दोस्तों 98, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो क्या गणनाएं कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात करोड़ों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों एचडी रैम का पूरा नाम है। एचडी रैम का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है दोस्तों और ये लास्ट प्रश्न है ना। चलिए इसका जवाब देते हैं हम लोग। हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल डिजिट होते हैं। तो हेक्साडेसिमल पद्धति में कुल कितने डिजिट होते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।